जय हिंद। इससे पिछली क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। यहाँ पे आपका एससीईआरटी और एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक जो है उससे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और टीआरई 4 जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपके पीडीएफ, जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन वो भी क्वेश्चन लिए गए हैं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 9 10th हो, चाहे 11 12th हो, सभी एग्जामों में जो जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इसमें क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं इस पीडीएफ को, और इसमें केवल फैक्ट ही लिया गया है, ओनली फैक्ट। तो जहां तक हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। एससीईआरटी की क्लास मैंने 4 वीडियो में जियोग्राफी कंप्लीट करा दिया है। हिस्ट्री का एससीईआरटी क्लास चल रहा है, और प्लस ये वाला जो कि शॉर्ट नोट्स वाला जो चल रहा है ये चल रहा है, और एनसीईआरटी भी जल्द ही मैं पढ़ाऊंगा। तो जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फटाफट, जो लोग पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, यहाँ तक हमने पढ़ा था इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1864 में हुआ था। डायरेक्ट पूछेगा इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो 1874 में हुआ था, 1864 में हुआ था। प्रथम वन अधिनियम कब आया था? 1865 में आया था। प्रथम वन अधिनियम कब आया था? 1865 में आया था। और भारतीय वन प्रथम राष्ट्रीय नीति कब आया था? तो 1894 में आया था। याद रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रथम वन अधिनियम कब आया, तो आपको बता देना 1865 में। और भारतीय वन प्रथम राष्ट्रीय नीति कब आया था, प्रथम राष्ट्रीय नीति कब आया था? तो 1894 में आया था। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1988 में हुआ था, उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा से। तो संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव जो है उड़ीसा से पारित हुआ था 1988 में। कब? 1988 में पारित हुआ था। आगे ध्यान देंगे। 1971 में यूनेस्को में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं MAB प्रोग्राम के तहत 1686 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई थी। तो भारत में या पूरे यूनेस्को के द्वारा जो है पूरे विश्व में 686 जो है बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसके तहत 686 बायो रिजर्व हैं। ये आपको याद रखना होगा। ये ऐसे ही आपको 686 क्या है आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा 1971 में किया गया है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टी, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। मृदा जो संसाधन है, अगर हम बात करें मृदा संसाधन तो मृदा का जो अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी कहलाता है मृदा का अध्ययन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम शॉर्ट में ICAR क्या बोलेंगे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में हुआ था। और इसके तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है, याद रखेंगे। अब केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुआ था। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था। अब हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी क्या होती है, लेटेराइट मिट्टी क्या होती है। ये सब चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं, जो क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम में गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सोमपान कृषि को ही हम सीढ़ीदार कृषि के नाम से जानते हैं। सीढ़ीदार कृषि या सोमपान कृषि एक ही बात है। अपरदन को रोकती है। क्वेश्चन पूछेगा कि अपरदन, मिट्टी अपरदन को रोकता है कहते कृषि या इनमें से कोई ऐसे ऑप्शन रहेगा, तो आपको याद रखना होगा सोमपान कृषि हो गया या तो सीढ़ीदार कृषि हो गया। सोमपान कृषि को ही हम सीढ़ीदार कृषि कहते हैं, और ये मृदा अपरदन को क्या करता है? रोकता है। खेती के बीच में घास की पट्टी कृषि कहलाती है। घास की पट्टी को बिछा देना, खेतों के बीचों बीच में घास की पट्टी को बिछा देते हैं, जिसकी वजह से खेत की जो उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसी को हम पट्टी कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं? पट्टी कृषि कहते हैं।
आगे है प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं। यहाँ पे ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान 1995 में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुआ था। मई 1994 में जापान के याकोहामा में क्या हुआ? आपदा प्रबंधन की विश्व कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, विश्व कॉन्फ्रेंस हुआ था। यानी कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था की स्थापना 1995 में हुआ था। जबकि हम देखें मई 1994 में जापान के याकोहामा के स्थान पर आपदा प्रबंधन की विश्व कॉन्फ्रेंसिंग हुआ। तो ये पूरे विश्व के देशों को बुलाया गया, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ कि आपदा से हमें कैसे बचना चाहिए। कब? मई 1994 में। 1999 और 2000 में आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। यानी आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित कब किया गया था? तो 1999 से 2000 के बीच में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो स्पीड होती है 180 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जिसे हम तूफान मोहमीर कहते हैं। याद रहेगा। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें चक्रवात का जो स्पीड होता है 180 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। भारत में 19% क्षेत्र जो है, जैसे कि 19% क्षेत्र पर जैसे राजस्थान, कच्छ, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर यहाँ पे क्या है, हर वर्ष सूखा पड़ता है। जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से क्या होता है? प्रभावित होता है। भारत का 19% क्षेत्र और जनसंख्या जो है 12%, यानी कि भारत का लगभग 19% क्षेत्र पर क्या होता है? सूखा पड़ता है। और जो कि भारत की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का 12% हिस्सा इस सूखे से क्या होती है? प्रभावित होती है। ज़्यादा कर सूखा आपका राजस्थान, कच्छ, मध्य प्रदेश का ज़्यादा कर का हिस्सा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था। बट यहाँ पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है 1995 में, पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 1905 में आया था। चारा कम होने की स्थिति तृषण अकाल कहलाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट बोलेगा तृषण अकाल क्या है? तो चारा अगर कम हो रहा है, जो भैंस को चारा आप लोग खिलाते हो ना, घास काट के जो लाते हो, चारा कम होने की स्थिति को हम ये कहते हैं। जल से होने वाली बीमारी क्या है? आर्तशोधन, हैजा और हेपेटाइटिस, ये सब क्या है? बीमारी है जल से होने वाली। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण NDMA की स्थापना 27 सितंबर 2006 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसकी स्थापना जो है 27 सितंबर 2006 को हुई थी। जिला आपदा प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना 2009 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं जिला के क्या होते हैं? DM होते हैं। जिला के DM होते हैं। आगे यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो यहाँ पे है नर्मदा व सरदार सरोवर बांध की बात करें तो नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध है और सरदार सरोवर बांध जो है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। क्षेत्र से इससे सरदार सरोवर बांध से महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश क्षेत्र को राज्यों को लाभ होता है। जबकि सबसे अधिक ये सरदार सरोवर बांध जो है सबसे अधिक लाभ अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को होता है। किसको होता है? मध्य प्रदेश को। तो नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर जो बांध है, इस बांध को बनाने को लेकर जब ये बांध बन रहा था तो उस समय नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था मेधा पाटकर ने 1980 में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चालू किया था? तो मेधा पाटकर ने। कब? 1980 में। जल की बात करें तो 22% जल से विद्युत उत्पन्न, यानी कि जल से विद्युत उत्पन्न होता है हमारे भारत में 22%। भारत में 22% जो विद्युत उत्पन्न होता है किससे? जल से होता है। कृष्णा गोदावरी। अब हम बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980 में हुआ था, मेधा पाटकर ने किया था। कृष्णा गोदावरी विवाद जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर हुआ है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर यह विवाद हुआ है, जो कि कौन सा? कृष्णा कावेरी विवाद। कृष्णा कावेरी
सॉरी कृष्णा गोदावरी, सॉरी यहाँ पे कृष्णा गोदावरी होगा। तो कृष्णा गोदावरी विवाद जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये कोयना नदी को लेकर हुआ है, जबकि कृष्णा गोदावरी विवाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की को आपत्ति की वजह से हुआ है। कृष्णा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी विवाद देखने को मिलता है। खादिन खादिन और जोहड़, खादिन जो है जैसलमेर में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। खेतों में गड्ढा बनाकर वर्षा के जल को इकट्ठा करने की पद्धति को हम जोहड़ या खादिन कहते हैं। और ये जोहड़ और खादिन जो हम लोग जैसलमेर में कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान के जैसलमेर में खादिन या जोहड़ कहते हैं। खेतों में गड्ढा करके जल एकत्रित करना ये राजस्थान में होता है, और खादिन जो है जैसलमेर वाले क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं, खादिन या जोहड़ कहते हैं। टंका, टंका की बात करें तो वर्षा के टंका या टंकी होता है ना, वर्षा के जल को भूमिगत में इकट्ठा करना क्या कहलाता है, टक्का कहलाता है। टंका 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 बोल सकते हैं, टंका बोल सकते हैं। ये राजस्थान में ही होता है। राजस्थान में अगर भूमि के अंदर जल इकट्ठा करेंगे तो टंका, और भूमि बीचों बीच खेत में गड्ढा बनाकर इकट्ठा करेंगे राजस्थान में, तो जोहड़ या खादिन कहते हैं। जोहड़ या खादिन कहते हैं। राजस्थान में वर्षा जल को पलार जल कहते हैं। पलार जल कहते हैं, पॉलर जल कहते हैं। क्या बोलेंगे, पॉलर जल कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलर जल। तो पॉलर पानी हो चाहे पॉलर जल है, वो वर्षा जल को कहते हैं राजस्थान में। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और मेघालय की राजधानी शिलोंग पे छत पर वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। और शिलोंग में जो छत पर वर्षा जल इकट्ठा होता है उससे 15 से 25% जल जो है पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 15 से 25% जल जो छत पर इकट्ठा होता है शिलोंग पर, जो कि मेघालय की राजधानी शिलांग है, शिलांग पे जो छत पर पानी इकट्ठा होता है वर्षा का, तो उसमें से 15 से 25% जो होता है पीने के लिए यूज किया जाता है। कर्नाटक मैसूर जिले में गंडाथुर गांव में क्या हुआ है, कर्नाटक के मैसूर जिले में गंडाथुर गांव में भी छतों पर जल इकट्ठा करने की पद्धति चलाई जाती है, या छतों पर जल इकट्ठा किया जाता है। याद रहेगा ना। रामगंगा की बात करें तो गंगा की सहायक नदी है रामगंगा। रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। टनकपुर परियोजना काली नदी पर है, भारत और नेपाल की सीमा पर। टनकपुर परियोजना काली नदी पर है, भारत और नेपाल के बीच में काली नदी क्या होती है, बहती है। तो भारत और नेपाल के बीच में सीमा का काम करती है काली नदी, और काली नदी पे क्या है, टनकपुर परियोजना है। कोसी परियोजना जो है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है कोसी परियोजना। इस परियोजना के तहत जल विद्युत जो जल उत्पन्न बिजली जो बनाया जाता है वो कटैया नेपाल में बिहार की मुख्य नहर निकाली जाती है। यहाँ से बिहार की मुख्य नहरें जैसे हनुमान नगर बैराज से निकाली जाती हैं। यानी कि कोसी नदी जो है, कोसी नदी पे जो एक विद्युत जल परियोजना बनाया गया है वो नेपाल के कटैया में है। कटैया में, नेपाल के कटैया में बनाया गया है। और जो कोसी नदी है, ये जो परियोजना है कोसी परियोजना है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और कोसी नदी से ही कई प्रमुख नहरें निकाली जाती हैं। किस स्थान से, तो हनुमान नगर बैराज से निकाली जाती है। और ये जो है बिहार की मुख्य नहर है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है, बट लाभ जो है रिहंद परियोजना से लाभ किसको किसको होता है, तो बिहार और मध्य प्रदेश को भी होता है। बिहार और मध्य प्रदेश को भी होता है। पर रिहंद परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जलकार है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, रिहंद जो परियोजना है, रिहंद जो बांध है, उसके पास ही एक जलाशय बना हुआ है जिसको हम झील के नाम से जानते हैं। वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, और ये कृत्रिम झील है, यानी मानव ने खुद बनाया है। तो ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। याद रहेगा। तो रिहंद परियोजना कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना से एक झील का निर्माण होता है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और रिहंद परियोजना की बात करें तो रिहंद परियोजना से बिहार और मध्य प्रदेश को भी लाभ होता है, और ये मध्य प्रदेश की परियोजना है। और उत्तर प्रदेश की परियोजना रिहंद परियोजना, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में इसकी स्थापना की गई है। रिहंद नदी की बात करें तो सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी की सहायक नदी है। और सोन किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर है। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पे है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। शहडोल जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में ये परियोजना स्थित है।
बाढ़ सागर परियोजना, यानी यहाँ पे बांध बनाया गया है बाढ़ सागर, बांध बोले या परियोजना बोले बात एक ही होता है। तो बाढ़ सागर परियोजना से किन किन राज्यों को फायदा होता है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को फायदा होता है। और देखा जाए तो बाढ़ सागर परियोजना जो है सोन नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, मध्य प्रदेश के शहडोल जिलों में। वहीं हम चंबल परियोजना की बात करें तो राजस्थान मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थित है और इसके जो जलागार है इस पे 2-3 जगह है, जैसे कि यहाँ पे एक रावत भाटा जो कि राणा प्रताप सागर है, वहाँ पे बांध है राणा प्रताप सागर बांध जो कि रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। कोटा जो कि राजस्थान में स्थित है, जहाँ पे जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है। तो याद रहेगा। तो देखिए चंबल परियोजना जो है चंबल नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये, और इसके तहत कई सारे बांध बनाए गए हैं, जिसमें आपका रावत राजस्थान में स्थित होता है। तो रावत राजस्थान में जो है राणा प्रताप सागर बांध है और कोटा में जवाहर सागर बांध है। और वहीं बात करें गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है और ये चंबल नदी पे ही स्थित है, याद रहेगा। तो चंबल परियोजना से 3 बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध आपको याद होना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी पढ़ा होगा तो रिवीजन करने में बहुत ही मजा आ रहा होगा। दामोदर घाटी परियोजना, भाई बिहार की पहली परियोजना, ये आपका टीआरई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बिहार की पहली परियोजना है, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड की ये परियोजना है, संयुक्त परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। तो क्वेश्चन पूछेगा दामोदर घाटी परियोजना कहाँ कहाँ है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड। बट जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ है, अब ये दामोदर घाटी परियोजना जो है केवल झारखंड में स्थित रह गया, बिहार में नहीं है। ये बात याद रखेंगे आप लोग। और पहली है 1948 में ये दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। मयूराक्षी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये परियोजना है और इसे हम कनाडा बांध इस पर स्थित है। मयूराक्षी परियोजना पे कनाडा बांध स्थित है। बांध की बात करें तो दुमका जिले में मनसानजोर में स्थित है। झारखंड के दुमका जिले में मनसानजोर में स्थित है मयूराक्षी परियोजना पर जो बांध बनाया गया है। और कनाडा बांध जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, मयूराक्षी नदी के तट वाले पे ही। काकरापारा परियोजना जो है, काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। माही परियोजना जो है मध्य प्रदेश में है और इस पे जो जलाकार बनाया गया है, जो बांध बनाया गया है, वह है जमना लाल बजाज सागर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, माही नदी पर बनाया गया है, याद रहेगा। तो माही परियोजना के तहत जमना लाल बजाज सागर जो है बनाया गया है, जो बांध बनाया गया है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। सरावती जल विद्युत परियोजना जो कि इसके जो सरावती नदी का जो जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात, तो ये जलप्रपात है, सरावती नदी पे जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जिसके तहत विद्युत उत्पन्न किया जाता है। और इस पे जो जलगार है उसे लिंगन मंको कहते हैं, लिंगन मको कहते हैं। काली नदी परियोजना जो है कर्नाटक में है, काली नदी परियोजना कर्नाटक में है। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर केरल में है, पंबा नदी पर केरल में है। परिमुकुलम अल्लियार पश्चिम बंगाल, पश्चिम में जो है कर्नाटका और तमिलनाडु में स्थित है। और पलिवासल परियोजना जो है मदिरा पुच्छा नदी पर केरल में है, मदिरा पुच्छा नदी पर केरल में स्थित है। बाली मेला परियोजना जो है सीलेरू नदी पर स्थित है और सीलेरू किसकी सहायक नदी है? तो सबारी की सहायक नदी है। सबारी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है और ये गोदावरी में स्थित है। ये जो बाली मेला जो परियोजना है ये उड़ीसा में स्थित है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में स्थित है और ये बाली मेला परियोजना जो है सीलेरू नदी पर स्थित है और इसकी सहायक नदी जो है सबारी है और सबारी की सहायक नदी गोदावरी है। निजाम सागर जो है तेलंगाना में है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। निजाम सागर जो है गोदावरी की सहायक नदी, निजाम सागर जो है तेलंगाना में है और गोदावरी की जो सहायक नदी है मंजीरा पे स्थित है निजाम सागर, मंजीरा नदी पर स्थित है निजाम सागर जो तेलंगाना में स्थित है। और निजाम सागर जो मंजीरा है ये गोदावरी की सहायक नदी है। रामगुंडम परियोजना जो है तेलंगाना में है गोदावरी नदी पर, रामगुंडम परियोजना जो है तेलंगाना में है गोदावरी नदी पर।
मचकुंड परियोजना जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। पोचममपाद जो है गोदावरी नदी की परियोजना है जो तेलंगाना में स्थित है। टाटा जल परियोजना महाराष्ट्र में है। टाटा जल परियोजना महाराष्ट्र में है। नागा अर्जुन परियोजना बौद्ध विद्वान जो नागा अर्जुन थे उनके नाम पर रखा गया है। नागा अर्जुन परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर। कृष्णा राज सागर जलाशय, कृष्णा राज सागर जलाशय जो है शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है और 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए कृष्णा राज सागर जलाशय जो है शिव समुद्रम जो जलप्रपात है उस पर स्थित है और ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। मैटूर परियोजना तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर, और इसका जो जलगार है, जो बांध है, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टेनलरे। क्या बोलेंगे? एस्टेनलरे जलागार। पायाकारा जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो पायाकारा जल परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। पापनासम परियोजना जो है ताम्रपड़ी नदी पर है, तमिलनाडु में ही। कुंडा परियोजना जो है तमिलनाडु में ही स्थित है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? तो ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में है। जून 1992 में पर्यावरण संरक्षण सामाजिक आर्थिक विकास हुआ था, यानी कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में बताया गया था। और पृथ्वी सम्मेलन, ये रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में हुआ था, जिसके तहत पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना है और सामाजिक आर्थिक विकास कैसे करना है इसके बारे में चर्चा की गई थी। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में। याद रखेंगे, जोहान्सबर्ग में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, गोलमेज बोल रहे हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में, और पहला जून 1992 में। आंध्र प्रदेश जल संसाधन, यानी सॉरी अरुणाचल प्रदेश है, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जल संसाधन है। अगर भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जल संसाधन कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से जल संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से जल संसाधन संरक्षण की बातें या वकालत कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है क्लब ऑफ रोम में हुआ था। कब? 1968 में हुआ था, याद रहेगा। 1974 में सुमेसर की पुस्तक है। 1974 में सुमेसर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है स्माइल इज ब्यूटीफुल। स्माइल इज ब्यूटीफुल। और ये जो स्माइल इज ब्यूटीफुल सुमेसर ने लिखी है 1974 में, ये गांधी जी के दर्शन पर आधारित है। किसके? गांधी जी के दर्शन पर आधारित है। 1987 में ब्रॉडलैंड आयोग रिपोर्ट के तहत वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योजना बनाया गया, इसमें ब्रॉडलैंड आयोग रिपोर्ट जो है 1987 में आया था, जिसके तहत हमारा साझा भविष्य शीर्षक पुस्तक से प्रकाशित किया गया था। हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक से ये प्रकाशित किया गया था। हमारे पूरे पृथ्वी पर बात करें, भारत में बात करें तो भूमि कितना % है? तो 43% भूमि है। पर्वत कितना है? 30%। पठार कितना है? 27%। ये आपको क्रम से लगाने को दे देता है, क्रम से लगाने को एग्जाम में दिया जाता है। बात करें पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है। हमारे पंजाब और हरियाणा में पूरे 100% भूमि पर 80% भूमि पर क्या होता है? कृषि होता है। 100% पर, यानी 100% भूमि जो है उस पर 80% भूमि पर क्या होता है? कृषि होता है, पंजाब और हरियाणा में। वहीं हम बात करें अरुणाचल मिजोरम मणिपुर और अंडमान निकोबार पर मात्र 10% भूमि पर ही कृषि होता है। कहाँ कहाँ? तो अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार के मात्र 10% भूमि पर ही कृषि की जाती है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कृषि पंजाब और हरियाणा में है, 80% भूमि पर। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया था। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1952 में आया था। और 33% वन होना चाहिए। किसी भी देश को अगर वहाँ की देश में अगर 33% भूमि पर वन नहीं है तो भाई वो पर्यावरण संकट में है, वहाँ का पर्यावरण क्या है? संकट में, ऐसे बोल सकते हैं। तो 33% को जो है को अधिक सशक्त बनाया गया 1988 में, यानी कि 33% भूमि पर वन होना चाहिए,
इसको एकदम नियम कानून बनाया गया 1978 में, 1988 में बनाया गया था। कब? 1988 में, 1988 में, याद रहेगा। तो राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो 1952 में, और जिसके तहत 33% भूमि पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण कैसे होता है? तो खनन के कारण, यानी कि हमारा भूमि जो है उर्वरा शक्ति कैसे खत्म होती है? तो सबसे पहले देखें तो खनन के कारण हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होता है, निम्नीकरण हो जाता है। अधिक चराई से, दिन पे दिन चराई का बढ़ना भी क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण होता है। अधिक सिंचाई से भी भूमि का क्या हो जाता है? निम्नीकरण होता है, याद रखेंगे आप। लवणता और क्षारीयता बढ़ना, भूमि के निम्नीकरण का मतलब होता है लवणता यानी कि नमक का बढ़ना और क्षारीयता का बढ़ना, याद रहेगा। तो ये सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है? तो खनन के कारण, अति चराई के कारण और अधिक सिंचाई के कारण। कुंदरे कन्नड़ शब्द है, कुंदरे जो है कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ होता है घोड़ा। कुदरे, कुदरे लिखा है, सॉरी, कुदरे जो है कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ होता है घोड़ा। इसका अर्थ क्या होता है? घोड़ा। बेलाडी की पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ में है। बेलाडी की पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। डायरेक्ट पूछेगा बेलाडी की पहाड़ी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। आप ऐसे ही याद रखिएगा, बैल जब मारेगा तो क्या होगा? क्षति होगा। देखिए टाइम ज़्यादा नहीं है इसीलिए मैं आपको चीज़ें याद नहीं करा रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास है। क्या है? रिवीजन क्लास है, ठीक है। मैग्नेटाइट जो है लोह अयस्क है, 70% इसमें लोहा पाया जाता है। मैग्नेटाइट एक लोह अयस्क है जिसमें 70% क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। बात करें हेमेटाइट का अधिक उपयोग होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोह अयस्क में हेमेटाइट का सबसे अधिक उपयोग होता है। हेमेटाइट उड़ीसा के मयूरभंज, केंदुझर और बादाम पहाड़ से मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बादाम पहाड़ कहाँ है? तो बता देना उड़ीसा में है। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। और ये लोह अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। झारखंड पेटी की बात करें तो सिंहभूमि जिले के कुआ में और नोआ मुंडी में, ये सब कहाँ है? झारखंड में है। सिंहभूमि झारखंड में है, नोआ मुंडी झारखंड में है, जो लोह अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। वही छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला जो कि बेलाडी की पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में, जो लोह अयस्क के लिए क्या है? फेमस है। कर्नाटक का बेल्लारी जो कि चित्रदुर्ग में स्थित है, और चिन्नमंगलूर और तुमकुरू पेटी जो कि कर्नाटक में स्थित है लोह अयस्क के लिए। मैग्नीज की बात करें तो इस्पात के निर्माण में काम आता है मैग्नीज, और 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलो, यहाँ पे किलो रहेगा, 10 केजी मैग्नीज की जरूरत होती है। तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलो मैग्नीज की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगर वही बात करें खदानों का लोह अयस्क जो है विशाखापट्टनम को कहा जाता है। खदानों का लोह अयस्क विशाखापट्टनम को कहा जाता है। विशाखापट्टनम से जो लोह अयस्क है जापान और दक्षिण कोरिया निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब बेचा जाता है, निर्यात किया जाता है, ठीक है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक में और पेंट बनाने में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग, मैग्नीज सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? तो उड़ीसा में मिलेगा। तांबा की बात करें तो ताप का सुचालक होता है। बिजली का तार में इसका उपयोग किया जाता है तांबे का। तांबा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में पाया जाता है और राजस्थान के खेतड़ी में। और ये तैयारी का क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ये तैयारी क्वेश्चन है कि राजस्थान के खेतड़ी में तांबे का उत्पादन होता है। बॉक्साइट की बात करें तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम क्या होता है? हल्का होता है, और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा के कोरापुट में पाया जाता है। कोरापुट उड़ीसा में स्थित है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, और ये एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। बॉक्साइट की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी से भी देखने को मिलता है, जो कि मैकाल की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी जो है मैकाल पहाड़ी पर स्थित है। अब्रक की बात करें तो सर्वोच्च पारा विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है अब्रक। और अब्रक क्या है? अधातु है, अधात्विक खनिज है। और अब्रक जो है पारदर्शी होता है, काले रंग का होता है, हरे रंग का होता है, लाल रंग का होता है, पीले रंग का और भूरे रंग का हो सकता है। तो अब्रक पारदर्शी भी हो सकता है, काले रंग का भी हो सकता है, हरे रंग का भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है और भूरा भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश के नेला में, राजस्थान के अजमेर में और झारखंड के कोडरमा में क्या है? अब्रक पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में, राजस्थान के जैसलमेर में और झारखंड के कोडरमा में अब्रक पाया जाता है। चूना पत्थर की बात करें, ध्यान देंगे फटाफट कि चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। और चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग में काम आता है। और गैर परंपरागत ऊर्जा जो है कौन सा है? तो सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय है, ज्वारीय है और पवन, ये सारे ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा है। परंपरागत ऊर्जा की बात करें तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा है, याद रहेगा। तो परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा आपको समझ में आ गया होगा। कोयला की बात करें तो ये जीवांश ईंधन है। देखिए ये रिवीजन क्लास है, इसे हम फटाफट रिवीजन नहीं करा रहे हैं। अगर आपको ज्योग्राफी एकदम डीपली पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइएगा,
मैं उसकी भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। बिल्कुल डीपली एक एक चीज़ को समझाते हुए चलूंगा। एक टॉपिक 1 घंटे में कवर कराऊंगा तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाए। यहाँ पे हमें केवल रिवीजन करना है, आप पहले से पढ़ चुके हैं सब कुछ। तो कोयला जो है जीवांश ईंधन है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी और एनटीपीसी की भी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। तो कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। देश में सबसे पहले तेल का उत्पादन असम के डिब्रूगढ़ से हुई थी, डिगबोई से हुआ था। कहाँ से? डिगबोई से। असम के डिगबोई से सबसे पहले भारत में तेल का उत्पादन हुआ था 1901 में। कब? 1901 में। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में हमें प्राकृतिक गैस सबसे अधिक देखने को मिलेगा। वही हम बात करें, ये देखिए टीआरई का क्वेश्चन आ गया। तो गैस पाइपलाइन जो कि हजीरा से जगदीशपुर के बीच में है, गैस पाइपलाइन हजीरा से जगदीशपुर के बीच में है, जो 1700 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 1700 किलोमीटर है। भूमिगत ताप के उपयोग का पहला प्रयास, सफल प्रयास 1890 में किया गया था, बोयोजे शहर में, जो कि यूएसए में पड़ता है। इडहो यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में। ठीक। तो भूमिगत ताप के ऊर्जा का पहला प्रयास 1980 में किया गया था, यूएसए अमेरिका के द्वारा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई थी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। डायरेक्ट पूछेगा ये सब क्या है? घाटी हैं। पुंगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। झुममांग घाटी कहाँ है? तो कश्मीर में। मणिकर्ण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ताता पानी छत्तीसगढ़ में। उन्हावारे जो है महाराष्ट्र में है। और तपोवन क्या है? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन ये तपोवन से क्वेश्चन आया था कि तपोवन विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तो याद रहेगा, पुंगा घाटी लद्दाख, झुममांग कश्मीर, मणिकर्ण जो कि हिमाचल प्रदेश, ताता पानी छत्तीसगढ़, उन्हावारे महाराष्ट्र और तपोवन उत्तराखंड में है। अगर वहीं बात करें नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम और थोरियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यूरेनियम धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, वही थोरियम जो है केरल में पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा थोरियम केरल में ही पाया जाता है, याद रहेगा। ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। परमाणु विभाग के द्वारा ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा की स्थापना की गई थी। संस्था की स्थापना, ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा संस्था की स्थापना 1954 में किया गया था परमाणु विभाग के द्वारा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कुड्डनकुल्लम जो है तमिलनाडु में स्थित है। कुड्डनकुल्लम कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। कृषि की बात करें तो 58% कृषि जो है आजीविका पर निर्भर है, यानी कि जीवन चलाने के लिए 58% कृषि की जाती है। भारत में कुल क्षेत्रफल का, भारत का जितना क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल का 51% भूमि पर कृषि होती है। वहीं कनाडा में देखें तो कनाडा के 5% भूमि पर कृषि होती है। चीन के 11%, जापान के 13% और यूएसए अमेरिका के 20% भूमि पर क्या होती है? कृषि होती है। क्लियर है। अगर वहीं बात करें तो फसल के लिए जल का स्रोत, यानी कि फसल उगाने के लिए जब हम जल के स्रोत के रूप में वर्षा पर निर्भर रहेंगे तो उसको हम वर्षा पोषीय कृषि कहते हैं या बारहरानी कृषि कहते हैं। बारहरानी कृषि किसे कहते हैं? तो जब हम कृषि फसल के लिए जल का स्रोत का रूप हम क्या करें? वर्षा पर निर्भर रहेंगे तो उसे हम बारह पानी कृषि कहते हैं। सूक्ष्म भूमि कृषि किसे कहते हैं? तो जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, 75 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है उसे हम सूक्ष्म भूमि कृषि कहते हैं। ऐसी भूमि भारत के 22% भाग पर स्थित है और राजस्थान के 60% भाग पर क्या है? स्थित है। जीडीपी की बात करें, कृषि का जीडीपी पर योगदान की बात करें तो 1950 और 51 में 52.2% योगदान था जीडीपी में कृषि का। वही 2019 और 20 में 17.8% रहेगा। फिर 20 और 21 में 19.9% और 21-22 में 18.8% जो है भारत में कृषि का जो जीडीपी में योगदान रहा वो 21-22 में 18.8% रह गया। झूम कृषि, जिसे हम कर्तव्य दहन की कृषि भी कहते हैं, तो पेड़ों को काटकर वहाँ पे कृषि करना और वहाँ की उर्वरा शक्ति खत्म होने के बाद फिर दूसरी जगह पेड़ों को काटकर वहाँ कृषि करना, उसी को कहते हैं झूम कृषि। तो झूम कृषि के अन्य नाम है अलग अलग जगहों पे, जैसे अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ में झूम कृषि को दीपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीपा। तो अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ में दीपा बोलते हैं। वही हम बात करें मणिपुर में इसको पमलू कहते हैं, पमलू। और अफ्रीका में इसे मशोले कहा जाता है। मेडागास्कर में ताबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताबी। तो झूम कृषि को ताबी कहाँ कहा जाता है? तो मेडागास्कर में कहा जाता है। धान की बात करें
तो वाणिज्य के हिसाब से, वाणिज्य कृषि यानी धन कमाने के हिसाब से देखा जाए, तो वाणिज्य कृषि के हिसाब से देखा जाए तो धान जो है हरियाणा और पंजाब सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। वहीं धान जो है उड़ीसा के लिए जीविका फसल है। क्वेश्चन पूछेगा उड़ीसा का जीविका फसल क्या है, तो धान है। वहीं हम बात करें असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के धान उगाए जाते हैं। एक सीजन में 3 धान उगाए जाते हैं और ये तीनों प्रकार के जो धान के किस्म हैं कौन कौन सा है, आस, अमन और बोरी। आस, अमन, बोरी ये क्या है, तो धान की किस्म है। और ये इस धान की किस्म को कहाँ देखा जाता है, तो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। रागी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। मक्का बात करें तो ये बांगर मिट्टी में होता है मक्का, और मक्का जो है खाद्य फसल भी है और चारा भी है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा फसल है जो खाद्य भी है और चारा भी है, तो है मक्का। जिसका तापमान क्या है, कितने डिग्री तापमान में मक्का हो जाता है, तो 21 से 27 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। और मक्का जो है सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। कहाँ, कर्नाटक में। भारत में चीनी मिल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ है, महाराष्ट्र में। मूंगफली जो है सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। और मूंगफली जो है आपका खरीफ फसल है। कैसा फसल है, खरीफ फसल है मूंगफली। अलसी और सरसों जो है रबी फसल है। अलसी और सरसों क्या है, रबी फसल है, याद रखेंगे। वहीं तिल की बात करें तो तिल दोनों फसल है। तो उत्तर भारत में इसको खरीफ फसल कहते हैं, तिल को उत्तर भारत में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल कहते हैं। तिल को क्या बोलेंगे दक्षिण भारत में, रबी फसल। वही अरंडी की बात करें तो रबी और खरीफ दोनों फसल है। अरंडी की बात करें तो रबी और खरीफ दोनों फसल है। संतरा की बात करें तो नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर और मेघालय के चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा संतरा का उत्पादन होता है। मेघालय में अनानास का उत्पादन होता है।